हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। तो काफ़ी लंबे समय बाद हम दोबारा मिल रहे हैं और हम प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 12 सेट्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 13वें नंबर का ये सेट है और आई होप आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही है। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए, मतलब ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करिए, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मेरी हेल्प के साथ साथ आपकी भी हेल्प होगी और वाइस वर्सा होगा, मजा आएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड सती इन इंडिया? किसने इंडिया में सती को खत्म किया था? विलियम बेंटिक, वेलेस्ली, डलहौजी, कर्जन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक। और कब खत्म हुआ था? 1829 में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, 1829 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑल इंडिया सर्विसेज? किस पार्ट में, संविधान के किस पार्ट में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है? पार्ट 3, पार्ट 9, पार्ट 7 या पार्ट 14? तो राइट आंसर है पार्ट 14। और ध्यान रखना किस आर्टिकल में, तो ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में मेंशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको भी नोट करते चलना। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी नोटिफिकेशन है या कुछ भी अगर पीडीएफ वगैरह आपको रिक्वायरमेंट होती है तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी आपको पीडीएफ वगैरह होगा यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? किसके पास अथॉरिटी होती है यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने की? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही आंसर क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव कर सकता है। इनफैक्ट उसका जो अपॉइंटमेंट है ना, वो भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल? मनी बिल की बात किस आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल 120, 101, 116 या फिर 110? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 110 में मनी बिल की बात की गई है। और मनी बिल से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना अपने नोट्स में कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक। आर्टिकल 120 में पता है क्या है? आर्टिकल 120 में है जो भी लैंग्वेज यूज होगी पार्लियामेंट में उनके बारे में बात करी गई है। सो लैंग्वेजेस यूज्ड इन द पार्लियामेंट इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 120। हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10, 5, 3, 7? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है भारत में। कौन कौन सी? एक मिनट, IAS, IPS और IFS। पहले 2 ही थी, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। बाद में 1966 में तीसरी ऑल इंडिया सर्विस ऐड की गई, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, है ना, यूपीएससी, SPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 315 से 323 में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डज नॉट फॉल अंडर द 8 कोर इंडस्ट्रीज? भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि उन 8 कोर इंडस्ट्रीज में नहीं आता है? फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन। वो 8 कोर इंडस्ट्रीज भारत की कौन सी हैं? तो एक सबसे नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे पे है स्टील, तीसरे पे है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, है ना, और चौथे पे है क्रूड ऑयल, पांचवे पे है कोल और छठे पे है सीमेंट इंडस्ट्रीज, 7 पे है नेचुरल गैस और 8वें पे है फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ध्यान रखना। दोबारा से इसमें हौच-पौच हो गया है, फिलहाल मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है भारत की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2020 हैज बीन अवार्डेड टू? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में जो दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, लेकिन ये 2020 तो चल नहीं रहा है, चल रहा है 2026 और इसमें जो पूछा जाएगा वो 2025 का पूछा जाएगा। तो 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया वो किसको दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो। इसके रिलेटेड मैंने आपको एक शॉर्ट भी अपलोड किया था उस टाइम पे जब ये डिक्लेयर हो रहा था। तो मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएला की हैं और सोशल रिफॉर्मर है। इनको
नोबेल पीस प्राइज 2025 का दिया गया। ध्यान रखना, ठीक है। याद करने की एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ऐसे समझ सकते हो कि ये पीस प्राइज है ना, शांति का पुरस्कार। तो ऐसे कर सकते हो कि मारिया कोरोना मचाडो का मतलब हो गया मारिया शोर मत मचाओ, शांति रहने दो। अब है तो बहुत सिली सी चीज़, बट ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ये जो मैंने बोला है ना कि मारिया शोर मत मचाओ, पीस रहने दो, शांत रहने दो, तो आपको ये चीज़ जब एग्जाम में बैठोगे अगर आएगा तो डेफिनेटली ये आपके माइंड में हिट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। एक संविधान का संशोधन आया था, कब आया था? पहली बात तो वो आया था 88 में, ठीक है, 1988, ठीक है, 1988 में आया था। और कौन सा नंबर का था? 71st, 51st, 61st या फिर 41st? तो ध्यान रखना, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 61वां संविधान का संशोधन था, 1988 में आया था। और इसमें कहा गया था कि जो वोटिंग एज है वो 21 से हटा करके 18 कर दो, ठीक है। और वो आज भी चल रहा है, वोट करने की जो मिनिमम एज है वो क्या है? 18 साल है। तो अगर पूछे कि कब हुआ था, तो 1988 में जो संविधान का 61वां संशोधन था उसके तहत ये चीज़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इन्वेस्ट इंडिया अ नोडल एजेंसी टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट सेटअप इज अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये इन्वेस्ट इंडिया है, एक नोडल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टमेंट सेटअप को प्रमोट करती है भारत में। तो वही पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री में आता है ये इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर फाइनेंस? तो ध्यान रखना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस साल में भारत का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें सोशलिस्ट शब्द ऐड किया गया था? ऑप्शन है 67, 71, 76 या फिर 85। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक्चुअल में संविधान का 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और उसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 शब्द थे जिनको प्रियम्बल में जोड़ा गया था संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन इंडिया? कौन था भैया अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर मोहम्मद एम ए अंसारी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सैयद अहमद खां। इनको सर सैयद अहमद खां भी कहा जाता है, सर सैयद अहमद खां। तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसी के तहत इसको स्थापित किया गया था, कब? 1875 में। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये हमेशा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम नहीं था, इसका पहले था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, ठीक। तो 1875 में एएमयू की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with protection against arrest and detention in certain cases? तो किस आर्टिकल में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 22 में आता है, ठीक है। 21 में राइट टू लाइफ आता है, आपको पता है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों से रिलेटेड आर्टिकल 20 और आर्टिकल 24 में क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीक्रिमिनलाइज्ड एडल्ट्री स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 इन द केस ऑफ? तो भैया एक केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 497 है आईपीसी की, फिलहाल ये एडल्ट्री थी। एडल्ट्री बोले तो अभी तो फिलहाल ये चीज़ें आईपीसी ही अस्तित्व में नहीं है, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया है। तो ये जो सेक्शन 497 था ना, ये हटा दिया गया था उस टाइम पे भी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो हटाया ही था। अब फिलहाल जो भारतीय न्याय संहिता ना, उसमें तो एडल्ट्री का इसमें है ही नहीं, मतलब ये 497 तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिलहाल इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस में ये चीज़ करी थी। तो नितिन वालिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या फिर फजल रब चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को इनवैलिड करार दिया था, ठीक है। अभी फिलहाल भारतीय न्याय संहिता में तो ये है भी नहीं। The absolute liability of a person not only includes compensation to the victims of pollution, but also the cost of restoring the environmental degradation. This principle is called as, basically इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है
उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस व्यक्ति पर होगी, वही उससे उस पॉल्यूशन से पैदा हुई जो समस्याएं हैं उसका तो भरपाई करेगा ही, साथ ही साथ उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, जो जितना भी खर्चा लगेगा, उसकी भी भरपाई वही बंदा करेगा जिसने पॉल्यूशन किया है। तो इसी को कहते हैं क्या? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहते हैं, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर वकैरियस लायबिलिटी कहते हैं, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रियो 1992 डिक्लेरेशन। ठीक है, ध्यान रखना, रियो डिक्लेरेशन था कब? 1992 में, और उसके तहत ये एक प्रिंसिपल रखा गया, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये क्या है कि भैया जो पर्सन जो पोल्यूशन करता है वही उन विक्टिम्स को कंपनसेट करेगा, प्लस जिसने पोल्यूशन मचाया है उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो कौन भरेगा? वही जिसने पोल्यूशन मचाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिस इज अंडर रियो डिक्लेरेशन जो कि 1992 में हुआ था। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रबी क्रॉप्स। तो बेसिकली ये कह रहा है रबी जो फसल होती है वो कौन सी फसल है, इन ऑप्शंस में से कौन सी फसल है जो रबी की फसल है? पैडी एंड मेज, wheat एंड बार्ली, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, कॉटन एंड जूट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, wheat एंड बार्ली। अच्छा, जो रबी होती है ना, ठंडियों की फसल होती है। खरीफ कब की होती है? 3 फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी ठंडियों की होती है, खरीफ होती है जो मानसून और पतझड़ का समय होता है, और जायद जो होता है वो गर्मियों की होती है, यानी कि समर की फसल होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the annual financial statement of the state legislature? तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 370, आर्टिकल 202, 366 या फिर 156। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 202। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी दैट इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स रेडिश ब्राउन कलर। बेसिकली ये पूछ रहा है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, और उसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो वो कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज या फिर थाइमस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लिवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच केस डिड the Supreme Court ruled that protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action? किस केस में कहा गया था? मैंने कहा गांधी केस, फर्स्ट जजेस केस, केशवानंद भारती केस, या फिर ए के गोपालन केस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए के गोपालन केस। बेसिकली आर्टिकल 21 में सबको जीवन जीने का अधिकार है, और चाहे इमरजेंसी हो, जब कभी चाहे इमरजेंसी हो भारत में या फिर इमरजेंसी ना हो, ये एक ऐसा आर्टिकल है, और इसके अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू लाइफ, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ एक केसेस में इसको नहीं माना जाता है। कैसे? जैसे मान लो कोई बंदा है, कोई पर्सन है, और उसने नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई एक्ट किया, तो फिर उसको ये चीज़ें फिर नहीं देखी जाएंगी, फिर उसको डिटेन किया जाएगा। ठीक है, उसको पकड़ा जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। सो ये बात कही गई थी ए के गोपालन केस में। प्रेजेंटली विच कंपनी ओन्स व्हाट्सएप? व्हाट्सएप की अभी पेरेंट कंपनी कौन है? स्नैपचैट, फेसबुक, मेटा, लिंक्डइन या फिर ट्विटर? तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेटा ही पेरेंट कंपनी है किसकी? व्हाट्सएप की, अभी वर्तमान में, क्योंकि शुरुआत में मेटा नहीं, मतलब इसकी पेरेंट कंपनी मेटा नहीं थी, व्हाट्सएप अलग कंपनी थी। फिर बाद में अराउंड मुझे लगता है 2014 में फेसबुक ने इसको खरीद लिया, और फिर तब से व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर में ही, इनफैक्ट जो इंस्टाग्राम है वो भी फेसबुक का ही है, और इन सब की पेरेंट कंपनी है मेटा। ठीक, लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी पता है कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? अगर आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली नीति आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा वही होगा। अच्छा, कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो कि जरूरी हैं इसके लिए। जैसे चेयरमैन तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वर्तमान में इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है पता है? सुमन बेरी साहब है, सुमन बेरी साहब। ठीक है, और नीति आयोग का सीईओ कौन है?
बी वी आर सुब्रमण्यम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस की खोज किसने करी थी? टिम बर्नर्स ली, डगलस एंगलबार्ट, सेमोर क्रे या फिर चार्ल्स बेबेज? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डगलस एंगलबार्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस पायनियर्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? तो भारत में पीआईएल के लिए किसने आवाज उठाई, शुरुआत किसने करी बेसिकली? हु वाज द पायनियर फॉर पीआईएल इन इंडिया? तो भैया वी आर कृष्ण अय्यर, एम एन वेंकटचलिया या फिर एस पी साधे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ अकेले ही हैं, हालांकि इसमें पीएन भगवती साहब भी हैं, जस्टिस पीएन भगवती, बट चूंकि इसमें ऑप्शन में वो नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवल ए। ठीक है, वी आर कृष्ण अय्यर और एक और थे जस्टिस पी एन भगवती, आप इसको अलग से नोट कर लेना। ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल को भारत में इंट्रोड्यूस किया। वेल्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन, ये जो ग्रासलैंड्स हैं वेल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। कुछ ग्रासलैंड्स हैं और उनसे रिलेटेड उनकी जगह वो कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली उनका नाम है ये। ठीक है, ग्रासलैंड्स तो ऑल ओवर द अर्थ फैले हुए हैं, लेकिन अलग अलग रीजन्स में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में क्या कहा जाता है? वेल्स कहा जाता है। सवाना, सवाना अफ्रीका में बोला जाता है। कैंपोस ब्राजील में बोला जाता है। ठीक है, पंपास, पंपास अर्जेंटीना में बोला जाता है। वेल्ट साउथ अफ्रीका में बोला जाता है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है डाउन्स, DOWNS। ठीक है, NS, डाउन्स। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टेपी, स्टेपी एशिया में होता है। ठीक है, नोट कर लेना, जितनी भी मैंने बताया है नोट कर लेना। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी होता है। ठीक, कैंटरबरी, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बेसिकली किस अमेंडमेंट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था, किस में था? आर्टिकल 31 में था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया? तो ऑप्शन है 25वां अमेंडमेंट, 42वां, 44वां या फिर 52वां? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान का 44वां अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, जिसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 31st यानी कि जो आर्टिकल 31 है ना, इसको हटा दिया गया था। और ये जो फंडामेंटल राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, फिर इसको हटा करके इसको लीगल राइट बना दिया गया और रखा गया इसको आर्टिकल 300A में। ठीक है, ध्यान रखना। Question number 25. A police officer arrested and detained a girl in the lockup even after producing a bail order. The police officer shall be guilty of. कह रहा है कि मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, उसने एक लड़की को डिटेन किया, यहाँ तक कि उसके बेल ऑर्डर भी आ गए, बट फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं और बंद करके रखा हुआ है, अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर एक अपराध कर रहा है, और वो किस टाइप का अपराध कर रहा है? इंटिमिडेशन, किडनैपिंग, एबडक्शन या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है। कौन? पुलिस ऑफिसर। और इसके लिए बहुत सजा है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, आप भी पुलिस ऑफिसर बनोगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज कंसर्न विद, ये जो NSA है किससे संबंधित है? पब्लिक सेफ्टी, कंट्रोलिंग टेररिज्म, प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स? तो आपको पता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1980। ठीक है, इसको NSA भी कहा जाता है, हिंदी में इसको रासुका भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक की टू थियोसॉफी? कौन है इसके राइटर? भगत सिंह, महात्मा गांधी, एडविन अर्नोल्ड या फिर हेलेना ब्लावत्स्की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेलेना ब्लावत्स्की। इन्होंने क्या लिखा? की टू थियोसॉफी। इन विच स्टेट द फर्स्ट पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी वॉज सेट अप अंडर आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो भारत की आज़ादी के बाद किस स्टेट में पहली बार पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी गठित की गई? किस स्टेट में? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, केरला में। क्वेश्चन नंबर 29, द राजमन्नार कमेटी 1969 वॉज अपॉइंटेड बाय? किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था राजमन्नार कमेटी को, जो कि 1969 में आई थी? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ध्यान रखना
नाम से ही पता चल रहा है साउथ इंडियन नेम है राजमन्नार, तो एब्सोल्युटली इट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक, किससे रिलेटेड है ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये पता है क्या मतलब, एग्जाम में तो इसको कई बार पूछा गया है, मिलाने को आता है कि ये इधर कमिटीज लिखी होंगी और इसका इधर उनका सन दिया होगा। तो ध्यान रखना, राजमन्नार कमेटी 1969 में आई थी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा किस चीज से संबंधित ये है, तो ये है स्टेट यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। Question number 30. If a person fails to wear safety belts while driving a motor vehicle, then he shall be punishable with a fine amount of। कह रहा है भैया अगर कोई व्यक्ति है और गाड़ी चला रहा है, उसने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा, तो कितने का जुर्माना लगेगा? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 500 रुपए? तो ध्यान रखना भैया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो Question number 31. Which of the following articles of the Indian Constitution directs the state to protect monuments of the national importance? तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया वो जो भारत के मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनकी सुरक्षा करे। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 55, 49, 53 या फिर 51? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 49। ठीक है, 51 में कहा गया है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाए। 53 में कहा गया है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 55 में है कि जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन किस प्रकार से होगा, यानी कि मैनर ऑफ प्रेसिडेंट सिलेक्शन। आपको पता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है प्रेसिडेंट का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32. द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है तो हायर अथॉरिटी कौन होगा? गवर्नर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहीं पे बात करता अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो कौन होता? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33. What is a system of land tenure in which land rights of the intermediaries were confirmed through permanent settlement in 1793 by Lord Cornwallis? कह रहा है ये जो कॉर्नवालिस था, ठीक है, लॉर्ड तो क्या ही था, लॉर्ड हटा ही दो। जो कॉर्नवालिस था, क्योंकि ये कोई लॉर्ड नहीं थे, दे वर ऑल सप्रेसर्स, भारत को लूटा खाया और कुछ नहीं, तो इसके अंतर्गत परमानेंट सेटलमेंट आया था और उसी के अंतर्गत एक और लैंड एक टाइप का इन्होंने मेथड बना रखा था जिसके अंतर्गत क्या था कि जो लैंड राइट्स थे वो इंटरमीडियरीज तक ही थे। तो इसी को क्या कहते हैं? परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत आया था। इसी को जमींदारी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जमींदार बनाए थे। सो महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी, पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप, और आपको पता ही है आंसर मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, कई बार कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पूछ ही लेता है तो मैं बता दे रहा हूँ। एक महलवाड़ी सिस्टम है ये ना, इसको कौन लाया था पता है? हॉल्ट मैकेंजी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। रैयतवाड़ी सिस्टम कौन लाया था पता है? थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो। तो मुनरो रा याद रख लेना, रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी मुनरो और महलवाड़ी मैकेंजी। एम से महलवाड़ी, एम से मैकेंजी। तो महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Question number 34. In India, the child sex ratio is defined as the number of females per 1,000 males in the age group. तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो किस एज ग्रुप के बच्चों का लिया जाता है? 0 से 1 साल, 0 से 12 साल, 0 से 17 साल या फिर 0 से 6 साल? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को लेकर के चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत में होता है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो है क्या कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 मेल्स। ठीक है, 1,000 पुरुष पे, मेल पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35. पैसिव यूथनेशिया वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन द केस ऑफ। तो भारत में पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया गया, किस केस में किया गया? सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, अरुणा रामचंद्र शनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब? तो भैया इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणा रामचंद्र शनबॉग। अच्छा, यूथनेशिया पता है क्या होता है? मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और इतना बीमार है कि वो बेड पे आ गया, उसके बाद में उसके साथ ऐसी घटना, मतलब इतनी बीमारी उसके शरीर पर हावी हो गई कि वो बस समझो एक जिंदा लाश है। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये परमानेंट ऐसा ही रहेंगे, ना बोलेंगे ना कुछ हरकत करेंगे, बस ऐसे बिस्तर पे पड़े रहेंगे, बस इनकी आंखें बंद रहेंगी। एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना ब्रेन डेड होना। तो वो कुछ मान लो कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया, अब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा ना,
ज़िंदगी भर वो उस बिस्तर पे पड़ा रहेगा। तो उससे उस व्यक्ति को तो परेशानी है ही, जो परेशानी में है, जो उस बीमारी को झेल रहा है। साथ ही साथ उसकी फैमिली भी परेशान है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट आता है, यूथनेशिया, ठीक है? तो यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया एक डॉक्टर्स की कमेटी बैठेगी, जो पेशेंट है उसके फैमिली मेंबर्स बैठेंगे और सब लोग डिसाइड करेंगे कि भैया अब इनको इस जीवन से मुक्ति दे दो। हालाँकि किसी जीवित व्यक्ति को मारना वो तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, बट ये यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट जो है इसको लीगलाइज़ इसीलिए किया गया क्योंकि उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। पहली बात, वो समस्या से जो जूझ रहा है कि वैसे भी अब कभी ठीक नहीं होने वाला, प्लस फैमिली भी परेशान होगी। तो इस वजह से ही इसी को यूथनेशिया कहते हैं कि इच्छा मृत्यु। अब भैया, और इसको पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। पैसिव यूथनेशिया कैसे कि जो उसके डॉक्टर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं। एक्टिव यूथनेशिया में कि भैया आदमी एकदम परेशान हो गया, मतलब समझ रहे हो ना कि हालांकि ऐसा बहुत कम होता है जब यूथनेशिया का केस आता है फिलहाल। सो आपको समझ में आ गया होगा, अरुणा रामचंद्र शनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पैसिव यूथनेशिया इसी केस में लीगलाइज कर दिया गया था। अच्छा, बाकी की जो यहाँ पे केसेस लिखे हुए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद एग्जाम में पूछ भी सकता है क्योंकि ये है ही इंपॉर्टेंट। सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस में कहा गया था कि भैया अगर पुलिस की तरफ से कोई ज्यादती की जाए किसी के ऊपर तो उससे जो नुकसान होगा उसका कंपनसेशन दिया जाएगा उस विक्टिम को। ये किस में कहा गया था? सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में, ठीक है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया भैया कि जो ऐसे एमपीज हैं, ऐसे एमएलएज हैं जिनको कन्विक्ट किया गया, यानी कि उनको अपराधी मान लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसा किस केस में हुआ? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बात की गई है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, जीवन जीने का अधिकार तो तुमको है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि तुम जैसे चाहो जी सकते हो, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है ना, वो आर्टिकल 21 में नहीं आता, ठीक है? तो ये मत समझना कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा हक है तो तुम उसको मार भी सकते हो, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इट इज पनिशेबल, आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। सो अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अंडर आर्टिकल 21, और ये कहा गया ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब स्टेट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 36, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश वॉज एस्टैब्लिश्ड एट इन द ईयर ऑफ 1831। तो बेसिकली यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। पहला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उत्तर प्रदेश का है उसकी स्थापना कब हुई? 1831 में हुई। कहाँ पर हुई? तो मिर्जापुर सेक्शन, न्यूमेरिकल एंड मेंटल, अच्छा ओके, दिस इज नॉट योर पार्ट। मिर्जापुर सेक्शन, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर कुशीनगर? तो सही उत्तर है इलाहाबाद, ठीक है। अच्छा, आपको पता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारत की समय रेखा है, मानक समय, वो कहाँ से पास होती है पता है? मिर्जापुर से पास होती है, ठीक है। मिर्जापुर, ये सेक्शन इसका है, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 37, सर्ट स्टैंड्स फॉर, CERT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली यही पूछ रहा है। सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पांस टास्क या फिर कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये कंप्यूटर के फील्ड से क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? किस साल बक्सर की लड़ाई हुई थी? 1760, 1762, 1757 या फिर 1764? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1764। और खत्म कब हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। क्या? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब? 1765 में, ठीक, ध्यान रखना। इसी के बाद हुई, जब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई उसी के साथ में ये युद्ध खत्म हुआ था, ठीक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर डिड महात्मा गांधी ट्रेवल टू इंस्पायर द पेजेंट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम? तो जब महात्मा गांधी भारत आए, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, तो वो एक जगह पे गए और वहाँ पे जो पेजेंट्स थे उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि भैया तुम प्रोटेस्ट करो, ठीक है, ये जो अंग्रेजी हुकूमत है तुम्हारे ऊपर जो जाती हो रही है, तुम्हें ज़बरदस्ती कहा जा रहा है नील की खेती करो, तुम इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और ये कहाँ पे गए थे, ये काम कहाँ किया था? अवध, चंपारण, अमृतसर या फिर रायबरेली? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंपारण गए थे, ठीक है। ओके, question number 40 and last of this video is which of the following diseases causes loss of memory?
किस डिजीज की वजह से मेमोरी लॉस होता है? रिकेट्स, अल्जाइमर्स डिजीज, नेक्टलोपिया या फिर स्कर्वी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्जाइमर्स डिजीज। आपने वो मूवी देखी ना, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें जो मेजर विहान शेरगिल यानी कि जो विकी कौशल जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें उनकी माँ को अल्जाइमर्स होता है ना, तो वो भूल जाती हैं, वो कब घर पे रहती हैं और उनके दिमाग से उतर जाता है कि ये मेरा बेटा है, ये कब आया। आपने देखा होगा उस इनके वो बीच बीच में भूल जाती है। और इसके भी स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज। तो इसमें जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। फिर इंसान लास्ट स्टेज में सब कुछ भूल जाता है कि कौन उसका फैमिली मेम्बर है, कौन उसका बेटा है, वो कौन है ना, नाम तक भी भूल जाता है। सो इट इट इज अल्जाइमर्स। ठीक है, तो भैया रिकेट्स हड्डियों से संबंधित आपको पता ही है। स्कर्वी जो होता है मसूड़ों में होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। निक्टोलोपिया जो होता है रतौंधी का एक टाइप है। ठीक है, सो ये थे 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। बस एक छोटा सा काम करना कि जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, मतलब अटेम्प्ट वगैरह मत लिखना, जितने क्वेश्चंस सही हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। प्लस अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। कोई भी सुझाव हो या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी हेल्प तो हो ही रही है, साथ ही साथ मेरी भी हेल्प होगी, मैं और भी मोटिवेट होकर के चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।